Okay, so now the first thing that we are going to talk about is a LVDT, that is linear variable differential transformer. ठीक है, this is a type of transducer. ठीक है, ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है. ठीक है, तो इसे ये जो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली यूज्ड एज एक्चुएटर्स एज वेल एज सेंसर्स. ठीक है, सेंसर की तरह भी काम करेगा क्योंकि वो फील्ड में से कुछ एनर्जी को, कुछ सिग्नल को मेजर करके हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है. दूसरा भी पॉइंट हो सकता है कि जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो वो उसको किसी ना किसी फिजिकल सिग्नल में भी चेंज कर सकता है, जैसे वो डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर सकता है. ठीक है, वो उसको प्रेशर में चेंज कर सकता है, फोर्स में चेंज कर सकता है. एंड सेंसर की तरह जब वो काम करेगा या जब फीडबैक में काम करेगा, तब क्या होता है कि जो फोर्स लग रही है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको वो मेजर करके हमें इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके दे देगा. क्योंकि हमारे सर्किट में, हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स में जहां हमने कंट्रोल एल्गोरिथम बनाया हुआ है, जहां पीआईडी कंट्रोलर्स बनाए हुए हैं, उसमें सब में वोल्टेज और करंट सिग्नल ही चलते हैं. ठीक है, सो द आरसी सर्किट, द माइक्रो कंट्रोलर्स, इन सबको सिर्फ एक वोल्टेज सिग्नल ही समझ में आता है. तो फील्ड में से हमने किसी भी तरह का सिग्नल उठाया है, इट इज इंपॉर्टेंट कि वो फीडबैक में जब जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाना चाहिए. राइट, तो ये जो भी हम कंपोनेंट्स आज पढ़ रहे हैं, ये सारे कंट्रोल हार्डवेयर का मतलब होता है या तो वो किसी ना किसी फीडबैक सेंसर की तरह काम कर सकता है या वो एक्चुएटर की तरह काम कर सकता है. जब वो एक्चुएटर की तरह करेगा तो हम उसको एक वोल्टेज सिग्नल देंगे और वो प्लांट में कोई ना कोई फिजिकल एक्शन या कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट, कोई फिजिकल सिग्नल को जनरेट करेगा. साउंड हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, फ्लो हो सकता है, मैकेनिकल मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट हो सकती है. और जब हम उसको फीडबैक में सेंसर की तरह यूज करते हैं, तब वो क्या करता है, एक्चुअल जो फिजिकल सिग्नल आउटपुट में प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, हमने उस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है, तो वो हम सेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेंसर विच इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ ट्रांसड्यूसर. वो क्या करेगा, वो उसको मेजर करके वोल्टेज या करंट सिग्नल में चेंज करके हमारे कंपैरेटर को वापस फीडबैक में फीड कर देता है. ओके, जहां पर फिर हम उसको रेफरेंस से माइनस करते हैं, फिर एरर सिग्नल जनरेट होता है, वो कंट्रोलर के पास जाता है एंड द होल प्रोसेस स्टार्ट्स वर्किंग. सो वन ऑफ दोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस इज एलवीडीटी. और एलवीडीटी जो है, ये भी आज की डेट में इंडस्ट्री में इट इज वेरी मच देयर, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच देयर. ओके, इट इज वेरी पॉपुलरली यूज्ड. ये म्यूचुअल इंडक्शन फॉर्मेट पे बेस्ड होता है. सो एलवीडीटी इन टर्म्स का मतलब क्या बना, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. लीनियर का मतलब यहां पर जो है, इट इज इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस. अगर आप देखो तो बीच में कोर फिगर में जिस चीज को हमने कोर लिख रखा है, ये कोर एक्चुअली मूव करता है. ठीक है, इसको हम किसी शाफ्ट की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं टू द डिस्प्लेसिंग एलिमेंट ऑफ माय प्लांट. ठीक है, कोई भी मैकेनिकल डिवाइस ऐसा है, कोई मोटर हो सकती है, कुछ भी ऐसा है जो डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी डिस्प्लेसमेंट को हमें मेजर करना है, तो उस डिस्प्लेसिंग एलिमेंट को एक मैकेनिकल प्रॉपर लिंकेज की हेल्प से या एक शाफ्ट की हेल्प से मैं इस सेंटर कोर के साथ कनेक्ट कर दूंगी. और इस केस में ये जो ज्योमेट्री आपको दिख रही है इस समय स्क्रीन पर, ये लीनियर है. लीनियर इसका मतलब कि जो मूवमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट ये मेजर करेगा, वो लीनियर मूवमेंट होगा, वो टू एंड फ्रो मूवमेंट है. दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री कैन नॉट एक्चुअली मेजर द रोटेटरी मूवमेंट. उसके लिए हमारे पास आरवीडीटी होता है, विच इज रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म. ओके, वेरिएबल क्यों कह रहे हैं हम, वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू वेरी द वोल्टेज सिग्नल दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिग्नल इन द सिस्टम. ओके, वोल्टेज हमने एक सप्लाई कर रखी है और वो उसको डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको वेरी करेगा. देन द टर्म इज डिफरेंशियल. डिफरेंशियल क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि आउटपुट जो होता है एलवीडीटी का, उस पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वोल्टेज नहीं निकालते, हम डिफरेंस निकालते हैं दो वोल्टेजेस का. ठीक है, अगर आप डायग्राम को देखो तो ये कुछ एक ट्रांसफॉर्मर जैसी चीज दिख रही होगी आपको, दैट इज इंडिकेटिंग द लास्ट टर्म, दैट इज ट्रांसफॉर्मर.
ट्रांसफार्मर क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है कि आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल को आपने एक एसी सोर्स से एक्साइट किया, जब एक्साइट करोगे तो उसमें कुछ वोल्टेज डेवलप होगी, उसमें करंट फ्लो करेगा, फिर बीच में आपने कोई एक कोर मटेरियल रखा, यूजुअली दिस इज आयरन, ओके, एंड उसके क्लोज विसिनिटी में जब आपने एक सेकेंडरी वाइंडिंग लगाई थी, तो क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग विदाउट एनी सोर्स भी वोल्टेज या करंट को पिक कर लेता है, ठीक है, एंड देयर इज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सेकेंडरी वाइंडिंग आल्सो. दिस ट्रांसफॉर्मर एक्शन यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर प्रिलिमिनरी क्लासेस, राइट? उसमें फिर हम टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न से डिसाइड करते थे कि स्टेप अप हो रहा है या स्टेप डाउन हो रहा है. तो बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द सेम फंडामेंटल, वी गिव द टर्म ट्रांसफॉर्मर, ठीक है. लेकिन इसमें चेंज क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग हमारे पास दो अलग अलग लगी हुई है. एक प्राइमरी वाइंडिंग है, फिर बीच में हमने एक आयरन कोर लगाया है जो मूवेबल है, और उसके बाद हमने दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स लगा रखी हैं, और इन दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स को आपस में ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट किया हुआ है. ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करने का मतलब ये है कि जो आउटपुट हम मेजर करेंगे, आउटपुट हमें V1 माइनस V2 के फॉर्म में मिलेगा. जैसे आपके पास दो बैटरीज होती हैं, एक आप सीरीज में जब उसको कनेक्ट करते हो, तो अगर आप सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करोगे सीरीज में, तो दोनों वोल्टेजेस ऐड हो जाती हैं. एक होता है कि अगर आप दोनों बैटरी को सर्किट में उल्टा कनेक्ट कर दोगे, तो दोनों वोल्टेजेस सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर. सो सेकेंडरी 1, दैट इज S1, एंड सेकेंडरी 2, दैट इज S2, ये दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हम इसमें लगाते हैं. लेकिन the setup is made in such a way that these two are connected in opposite polarity, यानी कि इसमें जो वोल्टेज डेवलप होगी वो आपस में सब्ट्रैक्ट होके फाइनली आउटपुट पे हमें एक डिफरेंस ऑफ वोल्टेज दिखाई देता है. सो ई नॉट जो आप देख रहे हो डायग्राम में, which is going to be displayed as the output, that is actually VS1, यानी voltage of secondary 1 minus voltage of secondary 2. Now, how this is going to work? Suppose first case में क्या हुआ कि आपने कुछ मूवमेंट हुआ या आपने कुछ फोर्स लगाई, बट द फोर्स डिड नॉट रिजल्टेड इन एनी डिस्प्लेसमेंट. ओके, एट दैट पॉइंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द कोर डजंट मूव. जो आयरन कोर है वो मूवेबल है, बट इट डज नॉट मूव, इट स्टेज इन द ओरिजिनल पोजिशन. तो उस केस में क्या होगा कि प्राइमरी कॉइल से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होने से सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी 2, इन दोनों में सेम वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, लेकिन क्योंकि हमने उसको कनेक्ट ऑपोजिट कर रखा है, तो आउटपुट पे हमें जीरो मिल जाएगा. Because V1 and V2, they are both equal, and at the output we are going to get V1 minus V2, that is equal to 0. So output doesn't show anything, zero voltage. That means the core is at the null position. It means there is no displacement taking place. ठीक है? Then what happens? Suppose हमने कुछ force apply किया, and the coil, the movable core, it moves towards the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करने का मतलब ये हुआ कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग 1 है, यानी इसमें जो आपको ब्लू कलर से सेकेंडरी वाइंडिंग दिख रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग 1 is going to have a voltage higher than the secondary winding 2 because of the mutual induction. ठीक है, कोर जब लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो secondary winding 1 की voltage will be higher than the secondary winding 2 voltage. So V1 is going to be higher than V2. At the output, when you calculate V1 minus V2, you are going to get some positive value. Okay, some positive voltage will be there. So that means the positive value, some positive voltage being appearing at the output, it means that some displacement has taken place in the left direction. ओके, सो यू कैन कैलिब्रेट इट. इसका जो प्लस और माइनस साइन हमें वोल्टेज का मिलता है, उसको हम डायरेक्शन से मैप करते हैं, और जो वैल्यू होती है उसको ऑफ कोर्स यू कैन, यू हैव सम म्यूचुअल इंडक्शन फॉर्मूलाज, उसके हेल्प से हम इसको मैप कर सकते हैं कि कितने मूवमेंट पर हमें कितना वोल्टेज में चेंज मिला होगा. दैट मैपिंग कैन बी डन. ओके, सो दैट कॉरेस्पॉन्डिंगली जो हमें डिफरेंशियल वोल्टेज की वैल्यू मिली थी, उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन कैलिब्रेट that how much displacement has taken place, and the positive sign in the voltage indicates that the displacement has taken place in the left hand side of the center position. ठीक है,
Then in the third case, what might be possible, that when we apply the force, the core, it moves towards the right hand side. Now, when it is going to move towards the right hand side, then what is going to happen? The voltage in V2 will be greater as compared to the voltage in 1. Okay, so the output that you are going to get in magnitude, it is going to be V2 minus V1, because now V2 is greater, but the sign is going to be negative, क्योंकि हम आउटपुट पे जो मेजर करते हैं वो होता है V1 माइनस V2. नाउ V2 अगर लार्ज है एज कंपेयर टू V1, तो आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वोल्टेज का वो V2 माइनस V1 होगा, लेकिन साइन माइनस होगा. So negative sign or a negative polarity voltage at the output indicates that the displacement has taken place in the right hand side direction, and the secondary coil 2 actually has a larger magnitude of voltage as compared to the secondary winding number 1. Okay, so these are the three stages in which the LVDT actually works. This is how you can see. This is an animation. लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको फिगर दिख रही है, दिस इज एक्चुअली द कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग. अगर ये हमारे पास लैब में है, I'll try to show it to you in one of the practicals, that this kind of a core is there which can actually move inside, and you can see the primary and the secondary windings are there. When you move it, जो center वाली copper की structure है, you can see green colored wires. This is the primary winding in the center, जिसे हमने एक supply दे रखी है, और ये जो बाकी की दो हैं ब्लू कलर्ड वायर से हमने एक मीटर से कनेक्ट किया हुआ है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स है. सो एज कंपेयर टू द द जैसे जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा कोर में, वैसे वैसे यहाँ पर वोल्टेज में डिफ्लेक्शन आएगा. एंड डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, देखो जब हम डायरेक्शन ऑपोजिट कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है. सो दिस इज हाउ ऑन द फंडामेंटल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन the sensor, you can say, or the transducer, that is linear variable differential transformer, it actually works. So we have various advantages of LVDT. It has very good resolution, okay, then very good sensitivity is there, it follows a linear relationship between input and output, so calibration becomes easy. Okay, it provides very less friction, only some little bit of air friction is there, because the mechanical parts, they are not coming in direct contact, so there's no friction as such. Okay, there is no hysteresis, very less hysteresis is there, and it is a low consumption, low power consumption device. So there are a lot of advantages of LVDT, because of which this is actually being used in the industry even till date. Okay, this is a very popular phenomena. Geometry changes sometimes, we can make it into a rotary form also. उसमें जो center का core है वो straight बनाने की बजाय हम rotation के form में बना देते हैं. तो जब वो rotate करेगा तो एक clockwise direction में वो secondary 1 की तरफ चला जाएगा, और anti clockwise में वो secondary 2 की तरफ चला जाएगा. तो उस तरीके से हम rotatory movement को भी, displacement को भी measure कर सकते हैं with the help of a RVDT, that is called rotary variable differential transform. Now another very important component is a stepper motor. Stepper motor actually is a motor which actually makes turns in some specific fixed degrees. Okay, so stepper motor is an electric motor whose main feature is that its shaft rotates by performing steps, that is by moving by a fixed amount of degrees. This feature allows us to know the exact angular position of the shaft by simply counting how many steps have been performed with no sensor as such required. This feature makes it fit for a wide range of applications. Now, what happens is, this is what a stepper motor actually looks like. जो outer circumference आपको दिख रहा है, जिसमें 6 teeth बने हुए हैं, and it has a wire around it, that is a stationary part that does not move. And a plus sign kind of a structure in the center that you see, that is actually a rotor. ये move करता है, ठीक है. अब इसमें होता क्या है कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये कुछ प्री डिफाइंड इसके एंगुलर स्टेप्स होते हैं. ये एक बार में जब मूव करेगा तो वो एक मिनिमम एंगल का स्टेप लेना ही पड़ेगा उसे. अगर मैंने 5 डिग्रीज कर दिया इसे, तो जब ये एक बार रोटर घूमेगा तो एटलीस्ट 5 डिग्रीज तक तो वो घूमेगा ही. ओके, इट माइट टेक मल्टीपल स्टेप्स,
बट मिनिमम मूवमेंट 5 डिग्रीज की होगी ही होगी. सो नाउ व्हाई दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, कि जहां पर आपको ये निकालना होता है कि आपका कोई भी मैकेनिकल पार्ट कितने एंगल से टर्न किया है. तो अगर मान लीजिए आपने रोटर के साथ, स्टेपर मोटर की रोटर जो है उसके साथ आपने अपना मैकेनिकल डिवाइस कनेक्ट कर दिया, एंड यू हैव काउंटेड कि मेरा जो मोटर है वो कितने स्टेप्स घुमा है. अगर वो 3 स्टेप्स घुमा है और उसका मिनिमम काउंट हर स्टेप का 5 डिग्रीज है, इसका मतलब मेरा मैकेनिकल पार्ट जो है वो 15 डिग्री से टर्न किया है. Okay, so for such kind of movements, we actually prefer the stepper motors. Okay, and so the structure is one stator is there. You can see the outer structure. उसके कुछ teeth होते हैं, and it is excited by some voltage. ठीक है, ये जो windings आप देख रहे हो, ये AC सप्लाई दी हुई है हमने स्टेटर को, और बीच में जो आप रोटर देख रहे हो, that is actually a magnetic core. Okay, either it can be a permanent magnet or it can be an iron core, right? So this is the structure of a stepper motor. Now see, हम इसको कैसे work कराते हैं. For example, in this kind of structure, in the first figure, just see A plus, which you can see blue colored, the wire. Okay, A plus, and just below that is A minus. Okay, this is one phase, or you can say one winding is there. Then B minus and B plus, another phase is there. Then C plus and C minus, another winding is there. So we have 3 separate windings provided to this stator. अब मैं इनिशियल पॉइंट पे क्या करती हूँ कि बी और सी के जो सेट हैं इसमें कोई सप्लाई नहीं है. सप्लाई होगी सिर्फ ए वाले सेट में, यानी ए प्लस और ए माइनस जो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको सप्लाई देती हूँ, सो व्हाट हैपेंस इज this, when the supply is being given, some magnetic field is created. Okay, so this rotor or the magnet that is present in the center gets aligned with this particular magnetic field created by A plus and A minus. ठीक है, तो ये आप एरो की डायरेक्शन से आप देख रहे हो कि it gets aligned towards A plus, right? Now what I do, I switch off the A phase and I switch on the B phase. मैंने A जो है उसकी वाइंडिंग्स को स्विच ऑफ कर दिया और B की वाइंडिंग्स को स्विच ऑन कर दिया है. तब क्या होगा कि जो B वाला पार्ट है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ओके, सो B वाला जो कंपोनेंट है उसके नियरेस्ट जो पार्ट मेरे रोटर का है वो अट्रैक्ट होकर B के अक्रॉस अलाइन कर जाएगा. एज यू कैन सी इन द एरो that now it has aligned itself towards B plus and B minus. ठीक है, then what I do, I switch off B and I switch on C. जब मैं C को स्विच ऑन कर दूंगी तो ये वाला जो नीचे का जो पोर्शन है which is closest to C, this gets attracted and I can see that now it is going to align itself towards the C field. ओके, सो इस तरीके से जब हम ऑल्टरनेटली स्टेटर की वाइंडिंग्स में एक्साइटेशन देते हैं तो ये जो रोटर है ये एक एक स्टेप में अपने आप को इन फील्ड्स के अलाउंग अलाइन करता है. And because of that alignment, we see that it is going to show some movement in some steps actually. Okay, like now see this particular thing very carefully. ये देखो, ये A के क्रॉस अलाइंड है, मैंने B को एक्टिवेट किया तो देखो बीच का जो रोटर है प्लस साइन वाला ये मूव करेगा. See this very carefully. First rotor position, then B gets activated. ब्लू कलर से आप देख रहे हो B gets activated, तो जो बीच का क्रॉस है वो मूव कर गया है and it goes to the second rotor position और दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल का फर्क है. इसका मतलब इस पर्टिकुलर मोटर का हर मूवमेंट जो है वो 30 डिग्रीज का होगा. अब देखो, जब C को एक्टिव किया था वो फिर 30 से घूमेगा. अगेन मैंने A को एक्टिव किया, B को, C को, ऐसे ऑल्टरनेटली अगर मैं एक्टिवेट करती जा रही हूँ तो बीच का जो रोटर है वो हर बार 30 डिग्री एंगल्स पे पोजीशन को चेंज करेगा. ठीक है, सो लाइक दिस, अगर मुझे इसको 15 डिग्री करना है, आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ आल्सो, सो दैट कैन, विद द हेल्प ऑफ दैट आई कैन एक्चुअली set what should be the minimum number of angle with which I want the stepper motor actually to move. Okay, so in short, this kind of this is actually the working principle. एक simplified version design किया जाता है using this kind of a setup also, कि हमारे पास दो windings हैं, winding A and winding B.
फर्स्ट केस में और उसके बीच में मैंने एक मैग्नेट रख दिया है विच हैज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. नाउ फर्स्ट केस में मैं क्या करती हूँ, बी वाइंडिंग डज नॉट हैव एनी करंट इन दैट, ए वाइंडिंग हैज सम करंट गोइंग फ्रॉम ए प्लस टू ए माइनस. ठीक है, इससे जो फील्ड जनरेट होगी वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ अलाइन करेगी, राइट? So this becomes the initial position of my motor, the rotor of my stepper motor. Then I switch off the current in A and I switch on the current in B. अब जब B प्लस से B माइनस में जो फील्ड जनरेट हो रही है वो मेरे नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और क्योंकि मैंने A को स्विच ऑफ कर दिया है, there is no attraction force from here, it is going to get attracted towards B. Okay, so the north pole gets aligned towards the field created by the supply in the B coil. Now what I do, I switch off B and A में मैंने supply provide करी है but of opposite polarity. ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि करंट पहले के as compared to the first case, the A supply is having a opposite polarity current going from A minus to A plus now. So this opposite polarity is now going to attract the south pole. The first polarity was attracting the north pole. Now what happens from this second position, मैंने जब A को on कर दिया in such a way that it attracts the south pole, तो B को जैसे ही मैं switch off करूंगी, साउथ पोल अट्रैक्ट होके दोबारा A के साथ अपने आप को अलाइन कर देगा, तो मेरा जो रोटर है वो फिर से 90 डिग्री एंगल से टर्न कर जाएगा. ठीक है, अगेन व्हाट आई डू, I can switch off A and then again when I switch on B. और अब मैं जब B में ऑपोजिट पोलैरिटी प्रोवाइड करूंगी तो जो साउथ पोल पहले A की तरफ अट्रैक्टेड था वो B की तरफ चला जाएगा. Okay, so there is a slight error in this figure. The south pole will be at the top in this figure. The north will be down, south will be at the top, attracted towards the B supply, because now opposite polarity में जब मैं करंट अप्लाई करूंगी तो ये साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. सो लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ टू वाइंडिंग्स हमने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया अपने रोटर का, गिविंग इट एंगुलर मूवमेंट्स ऑफ 90 degrees each. Okay, so due to the internal structure, the stepper motors, they do not require any sensor to detect the motor position, because you can always count the number of steps. उससे आपको angular position पता चल जाती है. So you need not have any sensor in the feedback. Okay, they are pretty simple in structure. They do not as such need any drivers. Okay, they do need drivers, but they do not need any complex calculations or tunings to work properly. And as small as 0.007 degrees micro stepping can be done with the help of stepper motors. Okay, and they offer a good torque at low speed. Good torque means good turning force at a low speed also. Okay, and great for holding positions. अगर एक angular position पे आपको किसी भी mechanical device को hold on करना है, उसके लिए हम हमेशा stepper motors ही use करते हैं. Okay, so of course it has certain disadvantages also, but on the whole, the stepper motors are actually very, very valuable and useful for the industry usage. Okay.